नमस्कार, मैं हूं अमित और आज हमारे साथ हैं जानी मानी भौतिक विज्ञानी डॉक्टर शर्मा। नमस्कार अमित। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद विज्ञान के सबसे दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाले विचारों में से एक है, आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत। हाँ अमित, बिल्कुल। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो हमारा मकसद यही है कि इन जटिल लगने वाले विचारों को थोड़ा आसान बनाया जाए। जैसे ये सुनना कि समय धीमा हो सकता है या स्पेस मुड़ सकता है, ये सब है क्या? कोशिश करते हैं। ये वाकई कमाल के आइडियाज हैं। चलिए शुरू करते हैं 1905 से, जब आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता या स्पेशल रिलेटिविटी पेश की। मैंने पढ़ा है कि इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। हाँ, दो मूल सिद्धांत। पहला तो ये कि भौतिकी के नियम मतलब फिजिक्स के लॉज सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे आप स्थिर हों या एक समान गति से चल रहे हों। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा थोड़ा चौंकाने वाला है। वो ये कि प्रकाश की गति मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा एक ही रहती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हमेशा? मतलब अगर मैं टॉर्च लेकर दौड़ूं तो भी मेरे टॉर्च की लाइट की स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी किसी खड़े हुए व्यक्ति के टॉर्च की? बिल्कुल, यही तो सबसे क्रांतिकारी बात थी। आपकी गति उसमें नहीं जुड़ेगी। प्रकाश की गति सबके लिए स्थिर है। अच्छा, सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर आपने कहा इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। हाँ, बहुत। इन्हीं दो सिद्धांतों से एक अजीब नतीजा निकलता है जिसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी समय का धीमा होना। समय का धीमा होना मतलब ये कि अगर कोई चीज बहुत तेज गति से चल रही हो, खासकर प्रकाश की गति के करीब, तो उसके लिए समय धीमा बीतता है। सच में? मतलब घड़ी धीमी चलेगी? घड़ी ही नहीं, समय खुद धीमा हो जाता है। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है, दूसरा एक बहुत तेज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाता है, प्रकाश की गति के नजदीक। हाँ। जब वो यात्री वापस लौटेगा तो वो पृथ्वी पर रहे अपने भाई से उम्र में छोटा होगा। अरे वाह, ये तो कमाल है। इसका कोई वास्तविक उदाहरण है? हाँ, है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री। ISS बहुत तेज गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हाँ, करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल। तो उस गति के कारण वहां समय पृथ्वी की तुलना में थोड़ा धीमा बीतता है। स्कॉट कैली, जो लगभग 1 साल ISS पर रहे, जब वापस लौटे तो वो अपने जुड़वा भाई मार्क कैली से कुछ मिलीसेकंड छोटे थे। मिलीसेकंड ही नहीं, पर थे तो छोटे। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है? नहीं, ये वास्तविक प्रभाव है। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है ताकि प्रकाश की गति स्थिर रह सके। समय लचीला है। और एक और चीज सुनी है, लंबाई का सिकुड़ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या है? हाँ, वो भी इसी का नतीजा है। कोई चीज अगर बहुत तेज गति से चल रही हो तो किसी बाहर से देखने वाले को वो चीज गति की दिशा में थोड़ी छोटी या पिचकी हुई नजर आएगी। अच्छा, मतलब रॉकेट छोटा दिखेगा? हाँ, लंबाई में। हालांकि रॉकेट के अंदर बैठे व्यक्ति को सब कुछ सामान्य लगेगा। ये दोनों प्रभाव दिखाते हैं कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं। और यहीं से वो प्रसिद्ध समीकरण E=mc² भी आया है ना? बिल्कुल। विशेष सापेक्षता से ही आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचे कि द्रव्यमान मास और ऊर्जा एनर्जी एक ही चीज के 2 रूप हैं। उन्हें आपस में बदला जा सकता है। और इसी ने परमाणु ऊर्जा का रास्ता खोला। हाँ, इसी समीकरण ने। ये तो हुई 1905 की बात। फिर 1915 में आइंस्टाइन ने सामान्य सापेक्षता या जनरल रिलेटिविटी पेश की। ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में है। सही कहा? हाँ, ये ग्रेविटी की एक पूरी नई समझ थी। न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी एक खिंचाव है, एक फोर्स है जो 2 चीजों को खींचता है, जैसे सेब का पृथ्वी पर गिरना। हाँ, पर आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है? तो फिर क्या है? ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? आइंस्टाइन ने कहा कि भारी चीजें जैसे ग्रह या तारे अपने आसपास के स्पेस और टाइम को मोड़ देती हैं, वार्प कर देती हैं। स्पेस और टाइम को मोड़ देती हैं? ये कैसे? इसे समझने के लिए वो ट्रैम्पोलिन वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, एक ट्रैम्पोलिन की चादर फैली हुई है, ये स्पेस टाइम है। ठीक है। अब उसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रखते हैं, क्या होगा? चादर बीच में धंस जाएगी, एक गड्ढा बन जाएगा। बिल्कुल। अब अगर आप एक छोटी कंचे जैसी गेंद को उस चादर पे लुढ़काएं और वो उस गड्ढे के पास से गुजरे तो वो सीधी जाने के बजाय उस गड्ढे की तरफ मुड़ जाएगी,
शायद गोल घूमने लगे। सही। आइंस्टाइन के अनुसार यही ग्रेविटी है। सूर्य जैसी भारी चीज स्पेस टाइम में ऐसा ही गड्ढा या मोड़ बनाती है और पृथ्वी जैसी हल्की चीजें उस मोड़ के कारण उसके चारों ओर घूमती हैं। वो खिंच नहीं रही, वो स्पेस टाइम के मुड़े हुए रास्ते पर चल रही हैं। अरे वाह! तो पृथ्वी सूर्य के खिंचाल से नहीं बल्कि सूर्य द्वारा स्पेस टाइम में बनाए गए मोड़ या ढलान पे लुढ़क रही है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। ना? इसने ग्रेविटी की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। और क्या इस स्पेस टाइम के मुड़ने का असर समय पर भी पड़ता है, जैसे विशेष सापेक्षता में गति का पड़ता था? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। सामान्य सापेक्षता कहती है कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत होता है वहां समय धीमा बीतता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, समय पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा बीतता है। और ब्लैक होल जैसी बहुत भारी चीजों के पास तो समय बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत ही काल्पनिक लगता है, पर क्या इन सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है, या ये बस वैज्ञानिकों के लिए है? नहीं, इनका सीधा असर हमारी टेक्नोलॉजी पर है। सबसे बड़ा उदाहरण है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस जो हम फोन में मैप के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वही जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट्स पर निर्भर करता है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं। अब उन सैटेलाइट्स पर समय दो कारणों से पृथ्वी से अलग गति से बीतता है। एक, वो बहुत तेज चल रही हैं, विशेष सापेक्षता के कारण समय धीमा। दूसरा, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर है, सामान्य सापेक्षता के कारण समय तेज। अच्छा, दोनों प्रभाव काम करते हैं। हाँ, और दोनों को हिसाब में लेना पड़ता है। अगर जीपीएस सिस्टम इन सापेक्षता के प्रभावों को अनदेखा कर दें तो उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से तालमेल खो देंगी। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जीपीएस की लोकेशन कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर तक गलत हो जाएगी। सच में? इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? हाँ, इतना ज्यादा। तो अगली बार जब आप जीपीएस इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा कि आइंस्टीन के सिद्धांत ही आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। ये तो वाकई कमाल की बात है। मतलब ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जेब में भी काम कर रहे हैं। ये जानने में मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आइंस्टाइन ने हमें ये सिखाया कि समय और स्थान जिन्हें हम हमेशा स्थिर मानते थे वो असल में स्थिर नहीं है, वो लचीले हैं, डायनामिक हैं। हाँ, वो देखने वाले की गति और आसपास के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं। स्पेस और टाइम मिलके एक स्पेस टाइम का ताना बाना बनाते हैं जो मुड़ सकता है, खिंच सकता है। इसने वाकई ब्रह्मांड को देखने का एक नया तरीका दिया है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं, हाँ, तो क्या एक ही समय पर होने वाली घटनाओं का विचार भी सापेक्ष है? मतलब जो दो घटनाएं मेरे लिए एक साथ हो रही हैं, क्या वो किसी और के लिए जो तेज गति से चल रहा है अलग अलग समय पर हो सकती हैं? ओह, मतलब सिमल्टेनिटी या एक साथ होना भी रिलेटिव है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। धन्यवाद अमित, मुझे भी मजा आया।